फौजी बहन की जादुई राखी। भैया भैया मेरे बाल छोड़ो ना भैया। तू पहले मेरी मैगी दे, उसके बाद ही मैं तेरे बाल छोड़ूंगा। माँ माँ कहो आप। देखो भैया ने मेरे बाल इतनी जोर से पकड़े, मुझे दर्द हो रहा है। दिव्या के इतना कहने पर रोहित उसके बाल छोड़ देता है। अरे क्या हो गया है, तुम दोनों तो हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते हो। माँ देखो ना भैया, अकेले अकेले मैगी बनाकर खा रहे थे और मैंने थोड़ी सी मैगी ले ली तो मुझसे छीन रहे हैं। खुद अपने लिए कुछ बनाती नहीं है और ना ही मुझे बनाकर खिलाती है। जब मेरा फौज का लेटर आ जाएगा तो देखना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर ये मुझे बहुत याद करके रोएगी। तुम दोनों भी ना बच्चों की तरह लड़ते हो इतने बड़े होने के बाद। अरे आज रक्षाबंधन है, कम से कम आज के दिन तो लड़ाई मत करो। और रोहित, तुमने जब मैगी खा ली है तो क्या तुम अपनी बहन को थोड़ी सी नहीं दे सकते? बहन को तो ये याद भी नहीं है माँ, आज राखी है। देखो सुबह से मेरी कलाई खाली है, इसने मेरी राखी भी नहीं बांधी। ये क्या दिव्या, तुमने अभी तक अपने भाई को राखी भी नहीं बांधी? सॉरी माँ, जरा देर से उठी थी और फिर जब उठी तो भाई को मैगी खाते हुए देखा, तब से बस हम मैगी के पीछे ही लड़ रहे थे। समझा लो माँ इसको, जब मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा ना तो ऐसे लड़ने वाला कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो भाई, छोड़ो सब कुछ, मैं पहले आपकी राखी बांधती हूँ। दिव्या ऐसा कहकर रोहित के हाथों पर राखी बांधने लगती है। वह राखी बांधकर उसे मिठाई खिलाती है और उसे अपना नेक मांगती है। ये लो माँ, देख रही हो आजकल राखी के नाम पर भाइयों को लूटा जाता है। ज्यादा मत कहो भैया, चुपचाप से मेरा नेक दे दो। रोहित अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर दिव्या को देने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक फोन कॉल आता है। रुको जरा, पहले मैं अपना फोन उठा लूं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? फोन की दूसरी तरफ। मैं तुम्हारा ऑफिसर बोल रहा हूं। जय हिंद सर, गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें फौजी के लिए सेलेक्ट किया है। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें ईमेल कर दिया गया है। तुम्हें फौरन फौज में भर्ती होने के लिए आना होगा। जी सर, मैं अभी निकलता हूं। फोन काटने के बाद रोहित बहुत खुश होता है और अपनी माँ अपनी बहन को गले से लगा लेता है। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था माँ, फाइनली मुझे फौज में भर्ती करने के लिए बुला लिया है। मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, अब मैं बॉर्डर पर जाऊंगा, मुझे अभी निकलना होगा। रोहित फौरन अपना सामान पैक करता है और फौज में शामिल होने के लिए निकल पड़ता है। वह अपनी बहन को ठीक से बाय भी नहीं कह पाता, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बहन दिव्या अकेली पड़ गई थी। माँ, भैया को गए हुए 1 महीना हो गया ना उन्होंने कोई फोन किया और ना ये पता है कि वो कब आने वाले हैं। फौजी लोगों की तो जिंदगी ऐसी ही होती है बेटी, उन्हें जल्दी से छुट्टी नहीं मिलती और ना ही उन्हें इतना वक्त मिलता है कि वो अपने परिवार वालों से बात कर सकें। माँ, मेरा भैया से बात करने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारे भैया को फोन लगवा देती हूँ, फिर हम दोनों रोहित से बात करेंगे। तमन्ना अपने पति अमित के पास जाती है और उसके फोन से अपने बेटे को फोन कॉल करती है। यहाँ बॉर्डर पर देश की रक्षा करता हुआ रोहित जब फोन उठाकर अपनी माँ की आवाज सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा, कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने बगैर, आज तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। कैसे हो तुम? फोन की दूसरी तरफ। माँ बस मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत याद आती है। माँ आपके हाथ के बने हुए खाने की भी। और छोटी कैसी है? उससे भी कई दिनों से लड़ाई नहीं की। यहीं पर है छोटी भी, लो मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ। जैसे ही तमन्ना दिव्या को फोन देती है, वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे उसके भाई के जाने के बाद उसकी कोई परवाह ही नहीं। अरे वाह, तुम जब से बॉर्डर पर गए हो तुम्हें पता है मैंने तो तुम्हारे कमरे पर कब्जा ही कर लिया है और अब से वो कमरा मेरा हुआ। मैं वहां सोती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और अपनी सहेलियों के साथ बहुत सारे गप्पे भी मारती हूँ। अच्छा बहन, तुमने अपने भाई को मिस नहीं किया? अरे भला मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम बॉर्डर पर हो और अब तुम वहीं पर हो। तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा रूम जो मिल गया, और कितना बड़ा रूम है ये। रोहित यह सुनकर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वह फोन रख देता है। फोन रखने के बाद दिव्या सीधा अपने भाई के कमरे में जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी तो भैया को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मुझे अभी से उनकी याद आ रही है। आज भैया की आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। कमरे के बाहर खड़ी तमन्ना ये सब सुन लेती है। वह कमरे के अंदर आती है और अपनी बेटी दिव्या को चुप करवा कर कहती है, अरे तुम तो यहाँ बैठकर रो रही हो। मुझे पता था तुम बस उसको दिखा रही हो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं, बल्कि तुम तो उसके बिना रह भी नहीं पा रही हो। तुम चिंता मत करो, अब जब राखी आएगी तो रोहित तुमसे मिलने जरूर आएगा।
तमन्ना के कहने पर दिव्या को थोड़ा सा सब्र आता है और वह हर महीने अपने भाई के आने का इंतजार करती है, लेकिन किसी ना किसी वजह उसका भाई उससे मिलने नहीं आ पाता। ऐसे ही देखते देखते साल भर बीत जाता है और राखी आने में सिर्फ एक दिन रह जाता है। भैया, आपको गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। राखी को आने में अभी 1 दिन ही बचा है। कल राखी का दिन खत्म होने से पहले आप घर पर आ जाना, और अगर आप घर पर नहीं आए तो इस बार मैं आपको राखी ही नहीं बांधूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम गुस्सा मत होना, मैं राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। रोहित ऐसा कहकर फोन रख देता है। यहाँ बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई थी और इधर बेचारी दिव्या अगले दिन अपने भाई के आने का बहुत इंतजार करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है और वह बस घर के आंगन में खड़ी हुई रास्ते को ताकती रहती है। चलो बेटी, कुछ खा लो, शाम हो गई है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया ने वादा तोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। दिव्या मायूस होकर घर के अंदर आ जाती है। तभी उनके घर के टेलीफोन पर फोन आता है। दिव्या तुरंत फोन उठाती है। हेलो, आप कौन बोल रहे हो? मैं रोहित का ऑफिसर बोल रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि जंग के समय कई फौजियों को बचाते हुए रोहित ने देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल तक रोहित का शव सलामी के लिए आ जाएगा। ये सुनते ही दिव्या के हाथों से फोन छूट जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही कहा था भैया को कि अगर आप आओगे नहीं तो मैं उनको राखी नहीं बांधूंगी, और अब तो मैं उनकी राखी कभी जिंदगी में नहीं बांध पाऊंगी। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वापस लौट आओ भैया, वापस लौट आओ। राखी वाले दिन घर में मातम छा गया था। अगले दिन शहीद रोहित को 21 तोपों की सलामी के साथ सम्मानित किया जाता है और उसके इलाके में एक स्टैचू और उनकी कब्र भी बनवा दी जाती है। जब दिव्या अपने भाई की कब्र पर जाती है तो वह अपने भाई का पुतला देखकर रोने लगती है। भैया, आपको बांधने के लिए राखी लेकर आई हूँ। आपने वादा किया था कि राखी बंधवाने आओगे और मेरी हमेशा सुरक्षा करोगे, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? रोते हुए दिव्या अपना सर पटकने लगती है। वह कब्र पर ही राखी बांधती है, पर वह हवा से उड़ने लगती है, जिसके चलते दिव्या राखी को अपने हाथ में बांध लेती है। उसी क्षण रोहित की आत्मा राखी के अंदर समा जाती है। दिव्या जब वहां से जा रही होती है तो उसे 2 गुंडे मिल जाते हैं। देखो, ये तो रोहित की बहन है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे जब इसका भाई जिंदा था तो इसने इसे बचा लिया था, आज कौन बचाने आएगा इसको? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। जैसे ही रेहान और तुषार दिव्या के पास आते हैं, अचानक से दिव्या की कलाई में बहुत ताकत आ जाती है और वह तुषार रेहान दोनों को उठा उठा कर पटकने लगती है। वह उनकी खूब पिटाई करती है। अरे ये तो हमारी बॉडी बिल्डर की तरह पिटाई कर रही है। अरे मुझे तो लगता है इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो ये हम दोनों मारे जाएंगे। तुषार और रेहान दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और इधर दिव्या को समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हुआ? मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? तभी राखी के अंदर से रोहित की आत्मा निकलकर बाहर आती है। छोटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे तेरी सुरक्षा के साथ राखी पर आने का वादा किया था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। पर अब मैं हमेशा तेरी इस राखी में रहूंगा तेरे साथ, और तेरी सुरक्षा भी करूंगा। आज से ये कोई मामूली राखी नहीं, बल्कि एक भाई की जादुई राखी है। इसे तुम हमेशा अपनी कलाई पर बांधे रखना। भैया, आपको अपने सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से आप हमेशा मेरे पास ही रहना, और ये राखी मैं कभी अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगी। यह सुनकर रोहित की आत्मा वापस से राखी में चली जाती है।